नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी आदित्यनाथ सरकार एमएसएमई इकाइयों के लिए शेयर बाजार से जुटाएगी पूंजी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में शेयर बाजार के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की इकाइयां पूंजी जुटा सके, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। इसी का परिणाम है कि एमएसएमई विभाग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और भारत स्टॉक एक्सचेंज के बीच हुए समझौते के तहत प्रदेश से 20 नई कंपनियां एनएएसआई और बीएससी में सूचीबद्ध हुई हैं। अब अधिक से अधिक एमएसएमई इकाइयों को जिससे जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नवनीत सहगल ने गुरुवार को निर्यात प्रोत्साहन भवन में एमओयू पार्टनर संस्थाओं के साथ बैठक की और अधिक से अधिक संस्थाओं को एनएएसआई और बीएससी में सूचीबद्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में बीएससी में 129 करोड़ रुपए बाजार पूंजी की 12 कंपनियां और एनएएसआई प्लेटफॉर्म पर 101 करोड़ रुपए आकार श्रेणी की 8 कंपनियां आई हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाकर एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। योगी सरकार ने संक्रामक बीमारियों पर वार को कसी कमर, माइक्रो प्लान तैयार। योगी सरकार ने संचारी रोगों पर वार करने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए प्रदेश भर में एक बार फिर से विशेष संचारी रोग अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से की जाएगी। अभियान के लिए विभागों की ओर से माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संचारी रोग अभियान से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक में इस अभियान के सफल संचालन से जुड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य जैसे वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित स्वच्छता और फॉगिंग अभियान को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाई रिस्क क्षेत्रों का दस्तक अभियान के दौरान घर घर टीमों के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित क्षेत्रों में फॉगिंग की जाएगी। बिजली दरें बढ़ाने को लेकर यूपी के उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली कंपनियों के वार्षिक राजस्व आवश्यकता पर सुनवाई में स्लैब परिवर्तन के प्रस्ताव में कोई रुचि नहीं लेने के बाद ये माना जा रहा है कि बिजली कंपनियों द्वारा स्लैब परिवर्तन के माध्यम से बिजली दरें बढ़वाने की कोशिश नाकाम हो गई है। उपभोक्ता संगठनों ने अब शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में बिजली दरें कम करने का मुद्दा जोरों शोरों से उठाने की तैयारी है। बिजली कंपनियों के वार्षिक राजस्व आवश्यकता वर्ष 2022-23 पर आयोग ने मंगलवार और बुधवार को लगातार 2 दिनों तक सार्वजनिक सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। दोनों दिन बिजली कंपनियों ने स्लैब परिवर्तन के प्रस्ताव पर प्रस्तुतिकरण देने की कोशिश की, जिसे आयोग चेयरमैन ने रोक दिया। आयोग द्वारा प्रस्तुतिकरण नहीं देखा जाना और बिना विज्ञापन किए प्रस्ताव दिए जाने पर आपत्ति दर्ज करने के बाद इस बात को बल मिला है कि बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। सैकड़ों यात्रियों को मिलेगा लाभ, रेलवे प्रशासन ने किया मार्ग विस्तार। गाजीपुर रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 05169/05170 बलिया वाराणसी सिटी अनारक्षित विशेष गाड़ी का मार्ग विस्तार किया है, जिसमें 27 जून से प्रयागराज रामबाग तक करने का निर्णय लिया गया है। रेल यात्रियों को परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा। निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए बलिया 9:21:40 पर पहुंचेगी। बलिया से वाराणसी तक चलने वाली मेमो ट्रेन के प्रयागराज रामबाग तक चलने से जनपद के सैकड़ों यात्रियों को लाभ मिलेगा। किसानों को 60% अनुदान पर मिलेगा सोलर पंप। 2 से लेकर 10 हॉर्स पावर के मिलेंगे पंप। गोंडा में पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान के तहत किसानों को 60% का अनुदान मिलेगा। अनुदान में 2 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए किसानों को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सोलर पंप से सिंचाई करने पर किसानों को महंगे डीजल से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस योजना के तहत जिले के 145 सोलर पंप का साक्ष्य मिला है, जिसमें 2 हावर्स पावर के 60.3 हावर्स पावर के 42.5 हावर्स पावर के 33 और 10 हावर्स पावर के 2 सोलर पंप का अलग अलग लक्ष्य आवंटित किया गया है। किसानों को 2 हावर्स पावर डीसी सोलर पंप की लागत 1,47,131 रुपए है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का मिलाकर 88,278 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पौराणिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण संवर्धन के लिए कवायद पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा।
हमीरपुर के अब्दुल कलाम सभागार में बैठक संपन्न हुई, जिसमें ऐतिहासिक धरोहरों, पौराणिक व सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण, संवर्धन पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही जनपद के विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रभावी कार्यवाही किए जाने की बात कही गई है। जिलाधिकारी ने शिक्षा, विज्ञान, खेलकूद, पर्यावरण, पर्यटन, नवाचार को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने कहा कि समिति के माध्यम से हमीरपुर की सांस्कृतिक विरासतों का प्रभावी ढंग से प्रचार प्रसार किया जाए। इसके माध्यम से शिक्षा, विज्ञान, खेलकूद, पर्यावरण, पर्यटन, नवाचार को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए प्रभावी ढंग से प्रयास किया जाए। समिति में अच्छे लोगों से विधिवत फॉर्म भराकर तथा उन पर भलीभांति विचार करके प्रबुद्ध और गणमान्य व्यक्तियों को जोड़ा जाए। आपको बता दें कि समिति का उद्देश्य जनपद की ऐतिहासिक धरोहरों, पौराणिक व सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण, संवर्धन व प्रोत्साहन करना तथा जनपद के विकास को बढ़ावा होना चाहिए। जल्द बंद हो सकती है फ्री राशन योजना, वित्त मंत्रालय को इस कारण स्कीम से आपत्ति। देश के करोड़ों गरीब परिवारों को कोविड महामारी के समय से फ्री मिल रहे राशन की योजना जल्द ही बंद हो सकती है। वित्त मंत्रालय ने फ्री राशन स्कीम को सितंबर 2022 से और आगे बढ़ाने पर आपत्ति दर्ज की है। साथ ही मंत्रालय ने टैक्स से कोई राहत देने को लेकर भी प्रतिकूल राय व्यक्त की है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाने या टैक्स में कोई राहत देने से सरकार की वित्तीय सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने इस साल 5 मार्च में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए यानी सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया था। सरकार ने इस साल बजट में फूड सब्सिडी के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया था। ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के 2.86 लाख करोड़ रुपए से कम था। हालांकि फ्री राशन स्कीम को सितंबर तक बढ़ाए जाने से फुल सब्सिडी का बिल बढ़कर 2.87 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच जाने का अनुमान है। अगर इस स्कीम को और 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है तो इससे फूड सब्सिडी का बिल 80,000 करोड़ रुपए बढ़कर करीब 3.7 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच जाता है। इन कर्मचारियों की चमकी किस्मत, अकाउंट में आएंगे 2.18 लाख रुपए। यदि आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपकी किस्मत का ताला जल्द खुलने वाला है, क्योंकि जल्द ही बढ़ा हुआ डीए और एरियर संबंधित कर्मचारियों के खाते में जमा होने वाला है। हालांकि सरकार ने इसकी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है। अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सलाह मान लेती है तो जल्द ही उनके खाते में 2.18 लाख रुपए का एक साथ आ सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए को देने की मांग कर रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि एरियर और डीए को लेकर सहमति बन गई है, बस औपचारिक ऐलान मात्र बचा है। यदि ऐसा हुआ तो 1 जुलाई को कर्मचारियों की चांदी होने की पूरी संभावना है। यदि ऐसा हुआ तो जुलाई को कर्मचारियों की चांदी होने की पूरी संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संयुक्त सलाहकार तंत्र की बैठक के अधिकारियों के साथ होगी। वित्त मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग इसमें डीए एरियर के एकमुश्त भुगतान पर चर्चा की जानी है। ऐसे में खबरें हैं कि सरकार कर्मचारियों को 2.18 लाख रुपए तक का डीए एरियर के तौर पर दे सकती है। डीए बकाया कर्मचारियों के स्तर पर निर्भर करता है। कर्मचारी व पेंशन भोगी संगठन सरकार से लगातार ये बकाया देने की मांग कर रहे हैं। सीलिंग हटाने को लेकर फिर उनकी मांग, लिमिट बढ़कर हो सकती है 20,000। अप्लाई पेंशन स्कीम पर लगी सीलिंग को हटाने के लिए एक बार फिर डिमांड तेज हो गई है। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन यूनियन का कहना है कि इसमें श्रम मंत्रालय को फैसला लेना चाहिए। कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट किया जा सकता है। मौजूदा स्ट्रक्चर में ईपीएस स्कीम के तहत पेंशन के लिए 15,000 रुपए की सीलिंग है। अप्लाई प्रोविडेंट फंड में जब कोई कर्मचारी सदस्य बनता है तो वह ईपीएस का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन पीएफ में जाता है। कर्मचारी के अलावा इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर के खाते में भी जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा ईपीएस यानी अप्लाई पेंशन स्कीम में जमा होता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1,250 रुपए जमा होंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है तो योगदान 833 रुपए ही होगा। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपए की मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी ईपीएस रूल के तहत सिर्फ 7,500 रुपए बतौर पेंशन मिल सकते हैं। पीएम मोदी के सपनों पर ग्रहण लगा रहे यूपी के डॉक्टर जेनेरिक दवाएं नहीं लिख रहे, इसलिए बंद हो रहे जन औषधि केंद्र। गरीबों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने वाले जन औषधि केंद्रों का बुरा हाल है।
दवाएं लगातार एक्सपायर होने और समय पर दवाएं न मिलने की वजह से एक साल में 7 केंद्र बंद हो गए, 12 चल रहे हैं। इनमें भी 10 की स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर्याप्त दवाएं नहीं है, वे कभी भी बंद हो सकते हैं। रोगियों को मजबूरी में मेडिकल स्टोरों पर महंगे दाम में दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। बीमार हो रहे इन जन औषधि केंद्रों को बूस्टर डोज देने की जरूरत है ताकि गरीबों को सस्ती दवाएं मिलती रहें। इन केंद्रों पर मेडिकल स्टोरों की अपेक्षा 50 से 90% तक सस्ती दवाएं मिलती हैं। जिले में 28 से अधिक केंद्र थे, पिछले साल तक 9 बंद हो गए हैं। इस साल भी 7 ने आंखें मूंद ली, केवल 12 केंद्र चल रहे हैं। इसमें भी शास्त्री चौक व कूड़ाघाट के केंद्र को छोड़कर सभी की हालत बहुत बुरी है। रुस्तमपुर के केंद्र को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला अस्पताल व जिला महिला अस्पताल के सरकारी केंद्रों में 1 साल से दवाएं नहीं आई है। कभी भी यहाँ 500 से अधिक प्रकार की दवाएं रहती थी, आज मुश्किल से 50 तरह की दवाएं उपलब्ध हैं। इन दोनों केंद्रों पर आपको बता दें, इन दोनों केंद्रों पर 1 साल के अंदर 3-3 लाख से अधिक की दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं। राजेंद्र नगर व तारामंडल के केंद्र दवाओं के लगातार एक्सपायर होने और फार्मासिस्ट व दुकान का खर्च न निकल पाने की वजह से बंद हो गए हैं। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।